नमस्कार मित्रों। कुछ नेटवर्क संबंधी दिक्कतों के कारण अभी हम लोग की कार्यक्रम बीच में कट गई थी। आज मैं सबसे पहले जीवन रक्षक के पेज पे आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जल कृषि पे बात करने आए हैं और कुछ समय भी हमने नेटवर्क की वजह से गंवा दिया है, इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ना चर्चा करते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे जो माननीय अतिथि हैं प्रणव जी, उनसे मैं आपकी बातचीत कराऊं और इस संबंध में हम चर्चा करें कि हम लोग जो मोती पालन कैसे करेंगे, इनमें क्या संभावनाएं हैं और अपना वो संक्षिप्त परिचय देंगे। आज मैं समस्तीपुर में के बुलाकीपुर जगह में हूँ, जो दलसिंह सराय ब्लॉक में आता है, और इनकी संस्था है जिसका नाम पल फाउंडेशन है, जिसके द्वारा ये मोती की पालन भी कर रहे हैं और इनको अलग अलग लोगों को जो हम अलग अलग राज्य से लोग यहाँ आते भी हैं प्रशिक्षण के लिए, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और इस पे बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं। इनमें अलग अलग चीज़ों पे ये रिसर्च भी कर रहे हैं और ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए मैं डायरेक्ट अब प्रणव जी से बात करता हूँ अपना परिचय से अपना। नमस्ते। सबसे पहले मैं जीवन रक्षक टीम, इनके संचालक टीम को पर्ल फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने आज मोती की खेती के लिए मुझ जैसे अदना किसान को इन्होंने मौका दिया और ये बड़ी खुशी की बात है कि 2 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोती की खेती को अपने मन की बात में स्थान दिया। और यह सच्चाई है आज के डेट में कि जितने लोग प्रवासी हुए हैं, जिन्हें हम अपने ही देश में, अपने ही राज्य में प्रवासी की संज्ञा दिए हैं, अगर वो ये प्रण ले लें कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अपने ही घर पे और मोती की खेती करूंगा, तो वह दिन दूर नहीं रहा कि हमारा बिहार, जो कृषि के दृष्टिकोण से पूरे भारत में बहुत ही बेहतर स्थान रखता है, मोती की खेती कर हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं साथ में शेयर करना चाहूँगा कि आज के डेट में 15,000 करोड़ डॉलर का मोती हमारे हिंदुस्तान में इंपोर्ट होता है। मोती पालक किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि मार्केट मार्केट मार्केट, हम उत्पादन कर लेंगे तो हम बेचेंगे कहाँ। लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ 1500 करोड़ डॉलर का मोती इंपोर्ट होता है बाहर से। आखिर हमारे पास उत्पादन क्षमता नहीं है, तो अगर हम सारे लोग बिहार में अगर कर लें इसको अपने घर के छोटे से हिस्से में, जिसको अगर हम कट्ठा कहें, 10 धूर कहें, 2 कट्ठा कहें, इतना में अगर कर लें तो हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो शायद कोई 15, 20, 25 हजार रुपये महीने के लिए हम दूसरे राज्यों में जाते हैं और मुसीबत के समय में हमें वापस सही से आ भी नहीं पाते। तो ये तो बाद की चीज़ है। जहाँ तक मोती की खेती के संदर्भ में संभावनाएं की बात थी, तो इस संभावना था, लेकिन उसके पहले हम उत्पादन पे जाएं कि इसका उत्पादन हम कितना आसानी से कर सकते हैं। बहुत भ्रांतियां भी हैं। अब लोग कहेंगे मोती की खेती कैसे हो सकती है, तो इसके लिए अगर हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बैठ के, अब तो वो संस्कृति खत्म होती जा रही है, लेकिन अगर हम अपने दादा से, दादी से पूछें तो वो जरूर बताएंगे। हालांकि कुछ भ्रांतियां हैं, उस भ्रांति को अभी हम देखेंगे कि कैसे दूर करा पाने में मैं सक्षम हो पा रहा हूं। तो वो बताएंगे हमारे बुजुर्ग कि एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र, और स्वाति नक्षत्र का पानी का बूंद जब हाथी के मस्तक पे जाता है तो गजमुक्ता बन जाता है, बांस में जाने से बंसलोचन, और वही अगर सितुआ के मुंह में चला जाए तो मोती बन जाता है। तो आधी बातें तो सही है कि सितुआ में ही मोती का निर्माण होता है, लेकिन और सारी बातें जो है, स्वाति नक्षत्र का पानी, सितुआ के मुंह में जाना, ये सब भ्रांतियां हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा
प्रैक्टिकल के माध्यम से देखें तो लगेगा कि ये भ्रांतियां हैं, लेकिन ये सच्चाई तो जरूर है कि सितुआ में ही मोती होते हैं। अब मान लिए कि ये ग्लास है, अगर हम इसमें देखें, मान लिए कि ये ग्लास है और इसमें पूरा पानी हमने भर डाला है, और ये मान लिया कि सितुआ है, और इसको अगर हम डाल दें तो सितुआ कहाँ चला गया? सितुआ तो नीचे है। अब अगर ऊपर से बारिश की बूंदें आती हैं, चाहे कोई भी नक्षत्र हो, तो सितुआ के मुंह में वो बूंद सीधा जाना तो संभव नहीं ही है, वो तो पूरा मिश्रित हो जाए। तो इसलिए इस भ्रांति से हटने की चीज है कि सितुआ से तो मोती होता है, यह ध्रुव सत्य है, लेकिन स्वाति नक्षत्र के जल की बूंदों से नहीं ही होता। गजमुक्ता के बारे में मैं नहीं कह सकता, वंशलोचन मार्केट में मिलता है, पता नहीं वो किस तरह से उत्पादित किया जाता है। तो मोती की खेती बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो न हो। अब तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग MBA करके, इंजीनियरिंग करके, यहाँ तक कि हमारी जानकारी में है कि MBBS की डिग्री लेकर जो गवर्नमेंट में डॉक्टर थी, उन्होंने रिजाइन करके पर्ल फार्मिंग में अपना लाइफ सेटल कर लिया। तो यह एक क्रांति ला सकती है हमारे बिहार में। इसके लिए सर्वप्रथम हमें ये जानने की जरूरत है कि मोती होता कैसे है, और उससे भी पहले जानने की जरूरत है कि मोती है क्या। तो मोती होता कैसे है और है क्या? तो जब भी कोई सीप, सितुआ, या बहुत सारे जगहों में खुरचन भी कही जाती है, तो अपना मुंह खोलता है और उसमें कोई भी बाहरी कण उसमें चला जाए, जिसको वह नहीं निकाल पाए किसी कारणवश, तो उसके बॉडी में एक उकड़ूपन या अजीब हरकत स्थिति लगती है उसमें। थोड़ा सा मैं अगर गहराई में जाऊं तो हम जानते हैं कि प्रकृति में जो भी जीव हैं, जंतु हैं या वृक्ष हैं, उसका शरीर कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम पेड़ में कील को ठोक दें तो वो पेड़ कील को एक्सेप्ट नहीं करता, जिस कारण से वो ब्लैक स्पॉट हो जाता है, वहाँ का पार्ट सूख जाता है। हमें सुई अगर चुभ जाए तो बहुत पेन होता है। तो इसी तरह अगर कोई बाहरी कण सीप में चला जाता है, जिसको वह उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके लिए वह एक नेकर नाम का लिक्विड छोड़ना शुरू कर देता है, और वह तब तक छोड़ते रहता है जब तक वह बाहरी कण उसके बॉडी का पार्ट नहीं बन जाए। और जब वह उसके बॉडी का पार्ट बन गया तो उसे ही हम मोती कहते हैं। यही है मोती निर्माण की प्रक्रिया। अब कहेंगे कि मार्केट में जो अवेलेबल है वो मोती क्या है? तो मार्केट में अवेलेबल है वो भी मोती है। अब इसके लिए थोड़ी इसकी गहराई में अगर हम चलें तो मोती होते कितने प्रकार हैं। एक तो हमने जाना कि ओरिजिनल मोती, जो मोती बनने की प्रक्रिया से होती है, ओरिजिनल मोती, और दूसरा है कल्चर्ड मोती, जिसको कहते हैं संवर्धित मोती। तो संवर्धित मोती और ओरिजिनल मोती, कृत्रिम मोती जिसको हम कहें, ओरिजिनल मोती, नेचुरल मोती जिसको कहें, और कल्चर मोती के निर्माण की प्रक्रिया सेम है, दोनों सीप में ही बनता है। जो नेचुरल मोती है, हमें पता नहीं, अगर 100, 200, 500, 1000, लाख सीप को तोड़ेंगे, हमें तो पता नहीं है कि किसके अंदर में कोई कण गया और उसने वो डेवलप किया, और हम उसको तोड़ के निकाल लें। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ सीप तोड़ने के बाद भी एक मोती मिल सकता है। तो ये हो गया नेचुरल मोती। दूसरा जो है कल्चर्ड मोती, जिसे हम कहते हैं कल्चर्ड मोती, संवर्धित मोती, तो इसमें फिक्स है कि हमने इतने सीपियों का ऑपरेशन किया और उसमें अपने मन अनुकूल डिजाइन डाला और फिर उसको पाला।
हाँ, मित्रों, मैं इस चीज़ पे कहना चाहूँगा। अभी प्रणव जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, और दो पॉइंट जो इन्होंने बताया, जो मैं भी बहुत थोड़ी देर पहले इनसे चर्चा कर रहा था, कि कुछ लोग तो ऐसे भी ट्रेनिंग लिए हैं जिन्होंने मोती कहाँ से होता है, और जो सितुआ या हम लोग जो को पर्ल बोलते हैं, सितुआ या सीप बोलते हैं, उन्होंने आज तक देखा ही नहीं कि सीप होता कहाँ है और कैसा होता है। उन्होंने पहली बार आके जाना कि इस सीप से मोती का उत्पादन होता है। और दूसरी बात जो अभी प्रणव जी ने कही, कि जो नेचुरल मोती, प्राकृतिक मोती है, तो क्या कल्चर मोती की, मैं इस पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल्चर मोती की शुरुआत क्यों हुई। क्या हुआ था कि जब मछुआरे लोगों ने मोती निकालने के लिए हजारों लाखों करोड़ों सीप को तोड़ते जा रहे थे, तो उनकी प्रजाति भी लगभग विलुप्त होती जा रही थी। तो उस चीज़ को भी दूर करने के लिए का कल्चर्ड मोती की करने की परिकल्पना की गई। ये बहुत ही मतलब गूढ़ बात है कि किसी भी चीज़ के कार्य शुरू होने में कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो हमारी जो प्राकृतिक सीप थी वो खत्म होने जा रही थी, क्योंकि हर सीप के अंदर मोती नहीं होता है, ये सत्य बात है। लेकिन जब हम उसको कल्चर्ड करते हैं तो हर सीप के अंदर मोती होगी, वो सत्य है। तो इस चीज़ को भी लेकर वैज्ञानिकों ने बहुत सारा रिसर्च किया, और फिर जाके कल्चर्ड, आप जाएंगे मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ पे गए होंगे, उन्होंने जाना होगा, यूट्यूब से जाना होगा, तो 5-5 साल 10 साल उनको मालूम नहीं होगा सीप कहाँ होते हैं। आप तो सर अभी इस पे भी चर्चा करेंगे कि प्रणव जी इस पे चर्चा करेंगे, आप सीप कैसे पहचानते हैं, सीप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। आशा करता हूँ अभी तक का कार्यक्रम बहुत ही रोचक रहा है, एक नई प्रकार की चीज़ है, और अपना इनपुट हमें कमेंट के माध्यम से देते रहें। हाँ प्रणव जी। तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा, मैं थोड़ा सुधार करना चाहूँगा कि सीप आपके पास उपलब्ध है नदियों में, तालाबों में, और हमारे हिंदुस्तान में 52 तरह के सीप पाए जाते हैं। सुधार इसलिए कि इन्होंने कहा हर सीप में, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा भाई से कि मात्र 3 तरह के सीप हैं जिसमें मोती बनने की क्षमता उपलब्ध है, और उस 3 तरह में हमारे यहाँ तीनों तरह की सीपियाँ मौजूद हैं, आपके आसपास मौजूद हैं, आप वहाँ ढूंढें, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। जिसमें बेहतर है लेमलिडेंस मार्जिनलिस, लेमलिडेंस कोरियांस और पेरेसिया कोरुगुटा। ये 3 तरह की सीपियाँ हैं, और ये तीनों हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं जिसमें हम मोती उत्पादन कर सकते हैं। इसको पहचानना होगा, और जब इसको हम पहचान लेंगे तो आपके आसपास भी मिल सकते हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो मंगवाया जा सकता है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम मोती की खेती से दूर हो जाएं। ज़रूरत है तो सिर्फ धैर्य की, क्योंकि यह एक धैर्यपूर्ण खेती है, लेकिन जो एक बार धैर्य रख लिया शायद वो कभी पीछे मुड़कर तो नहीं ही देखेगा, ऐसा मेरा विश्वास। तो हम लोग बात कर रहे थे कल्चर्ड मोती, नेचुरल मोती, और दूसरा जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मोती। एक्चुअली वो मोती है ही नहीं, वो तो एक प्लास्टिक का गोला है और उस पर कोटिंग किया जाता है। इतना गहरा कोटिंग किया जाता है कि और मेरे ख्याल से और विशेषज्ञों का भी ऐसा मानना है कि मार्केट में जो मोती हैं वो 90% फेक मोती हैं, जिसको आर्टिफिशियल मोती कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप दुकानों में जाएंगे और पूछेंगे कि हमें मोती दे दो, तो वो आपको निकाल के दे देंगे मोती 100 रुपये से लेके 200 रुपये 500 रुपये तक, सारे का सारा। इसके माध्यम से 1-2 टिप्स तो दे ही सकता हूँ ताकि आप जान जाएं कि ओरिजिनल मोती क्या है। ओरिजिनल मोती जो मार्केट में आप गोल मोती लेने जाते हैं, वो जान लें कि मोती कोई गोल नहीं होता, पूर्णतया गोल कोई भी मोती नहीं है। और दूसरी बात कि कोई भी मोती एक दूसरे से साइज में सेम नहीं होगा। वो होता है कब? जब वह कंप्लीट टैबलेट हो। वो तो एक बार मशीन में करोड़ों करोड़ डाला, सेम साइज में निकल के आ गया।
तो आप इन दो चीज़ों को ख्याल रखेंगे तो राउंड मोती में, गोल मोती में आप अंतर कर पाएंगे कि देखेंगे कि सारे का सारा मोती का साइज एक ही है, सारा का सारा वेट एक ही है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम अगर यही चीज़ को मनुष्य में देखें तो 700-800 अरब की दुनिया है, इसमें एक भी व्यक्ति एक दूसरे से सिमिलर है ही नहीं 100%, ना कलर में, ना स्मेल में, ना हाइट में, किसी चीज़ में नहीं। तो यही चीज़ मोतियों में भी है। एक ही मोती दूसरे सीप से निकाला जाए तो उसका साइज अलग होगा, उसका डिज़ाइन अलग होगा, उसका कलर अलग होगा, एक साइज में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केट में जाए तो पाएंगे कि 50-50 मोती रख देंगे सामने तो सारे का साइज एक है, डिज़ाइन एक है, पूरा गोल है, शेप साइज है, स्मूथ है। ऐसा नहीं होता, मोती खुरदुरा होता है। दांत में लेके अगर उल्टा करेंगे तो वो खुरदुरा समझ में आएगा। तो ये 3 तरह की मोतियां हैं। इसके बाद जो हम लोग करते हैं वो डिज़ाइनर मोती का है। बनने की प्रक्रिया तो सेम है, लेकिन यह डिज़ाइनर है। तो है क्या कि डिज़ाइनर मोती में हम सीप को ऑपरेट करते हैं और अपने इच्छानुकूल उसमें जो डिजाइन हो, या रामचंद्र जी का हो, शिव जी का हो, साईं बाबा का हो, अपना हो, फूल हो, उस तरह का एक खास मटेरियल है जो प्रशिक्षण के दौरान सिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि उसको बनाते हैं। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं और फिर उसको उसमें प्लांट कर देते हैं। फिर कुछ दिनों तक आईसीयू की एक प्रक्रिया है, हो सकता है शायद दिखा पाए हमारे भाई थोड़ी देर में, तो उसमें रखते हैं। फिर उसके बाद जब उसका 15 दिन का एक टाइम होता है, वो क्रॉस हो जाता है, फिर उसको हम तालाब में पाल सकते हैं। तो तालाब की जहाँ तक बात है, तो यह मछली पालकों के लिए खास करके बहुत ही उपलब्धि वाला कार्य है कि वो अपने साथ मछली पालन के साथ मोती पालन भी कर सकते हैं। तो सोने पे सुहागा नहीं, सुहागे पे सोना हो जाएगा। जितने दिनों में वह मोती पालन करेंगे, 3 राउंड कम से कम अगर हाई टेक्निक से करें तो वो मछली उत्पादन तो कर ही सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो जो भी मछली उत्पादक हैं आज के डेट में, वह पानी का सिर्फ आधे हिस्से का उपयोग कर पाते हैं। अगर उस अपने साथ वह मोती की खेती को जान लें, कहीं से भी वो ट्रेनिंग ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पर्ल फाउंडेशन में ही आके ट्रेनिंग लें। बहुत सारी जगहें हैं, सीफा है भुवनेश्वर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग वहीं से आए हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। बहुत सारे राजस्थान में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, बिहार में समस्तीपुर, बुलाकीपुर में, जहाँ से अभी भाई आकर हमारे साथ हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं से करें, हमारा उद्देश्य है कहीं से करें, लेकिन करें ज़रूर, ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो सके और हम बिहार को बेरोजगारी से मुक्त कर सकें। वैसे आप लोग अगर पूछना चाहें, जानना चाहें तो बताएं। कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं और समय की एक अपनी सीमा है। पहला चीज़ जो मैं प्रणव जी से कहना चाहूँगा कि जैसे बताया इन्होंने कि प्रक्रिया होती है, तो कुछ मैं मोती भी दिखाना चाहूँगा जो डिज़ाइनर वाला मेरे सामने पड़ी हैं, मैं उनको कुछ दिखाता हूँ। ये सब तो है पुराना, अभी हाँ 3 महीने का, 1-2 महीने का। जैसे आप देखेंगे इसमें आप हाँ, ये गणेश जी का है, ये दिल के आकार की है, ये भी गणेश जी के आकार की है। तो इस तरह से मोती के सीप के अंदर मोती का उत्पादन होता है। ये भी आप देखें दिल के आकार। तो अलग अलग आकार के जिन्होंने बोला हम लोग इंसर्ट करा के ये बना सकते हैं। ये देखिए साईं बाबा का है। और हम थोड़ा प्रशिक्षण केंद्र को भी देखें देख सकते हैं। यहाँ पे जो इस तरह से टैंक में हम लोग करते हैं, ये इस तरह से मोती लटकती है। ये देखिए
इसमें पूर्णतः हमारा डिजाइनर पर्ल तैयार है, कल्चर्ड पर्ल तैयार है। और ये है नेचुरल। आप देखें इसको अलग अलग जब देखेंगे तो ये अलग अलग, ये जैसे साईं बाबा का है, और ये देखें नेचुरल, ये नेचुरल। अब सबसे पहले प्रणव जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्रशिक्षण कितने दिनों की है, इनमें किन किन चीज़ों को हम लोग पूरा करते हैं। दूसरी बात, क्या क्या एक इस रोज़गार को कितने कम पैसे से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या एक अच्छे लाभ के लिए हम लोग कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके आउटपुट क्या आ सकते हैं, इस पे पहले हम लोग थोड़ा दर्शकों को ये बताना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक प्रशिक्षण डे की बात है तो वैसे तो ये 5 डे का है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 दिनों में इसको पूरा, चूँकि किसानों के पास समय नहीं होता, उनके पास मवेशी भी है, घर भी है, किसानी खेती भी है, तो 2 दिन में हम लोग पूरा कवर करते हैं, तो इसीलिए इसको 2 दिन का मान सकते हैं। अब जहाँ तक इसमें लागत की बात है तो मैं बताऊं कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। एक मोती बनाने में आपको अधिकतम लागत आती है, खूब ज़्यादा, जिसको अगर गांव ठिठ की भाषा में कहें तो हा करके अगर खर्च कर दें तो 20 रुपये मात्र खर्च आता है। एक मोती बनाने की लागत मात्र 20 रुपये हो गई। और सबसे न्यूनतम अगर हम इसका मार्केट वैल्यू, अगर बिक्री मूल्य करें तो सबसे न्यूनतम 100 रुपये 18 महीने में, मतलब कि 5 गुना। 20 रुपये लगाकर 18 महीने में 5 गुना लें, इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? कि आपको किसी को पैसा देना ना पड़े, आप अपने आहते में, अपने कैंपस में, अपनी निगरानी में, अपने हाथों से 20 रुपया लगाकर 100 रुपया कमाएं। अगर मैं लाख में कहूँ तो आप 20 लाख लगा के 1 करोड़ कमाएं। तो नहीं, मेरा ये जानना है कि हमें, अगर हम कितने मोती से, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मशरूम करना है तो आप 100 स्क्वायर फीट से करो तो आपको महीने का 5,000 रुपया आ जाएगा। अगर आप बायोफ्लॉक करते हो तो 2 टैंक से करो। तो इसमें कितने मोतियों से शुरू करें और उसके लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, ये दोनों, और उसकी क्या लागत होगी? देखिए, जहाँ तक लागत की बात है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन कितने स्क्वायर फीट में करें यह आप पर निर्भर है। इसको थोड़ा ऐसे देखा जाए कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनका अपना हित होता है, इसीलिए वो ये कहते हैं कि आप इतने एरिया में करो, क्योंकि वहाँ उनको हर कुछ सप्लाई देना है। यहाँ ऐसी कोई भी बातें नहीं। तो एक गाय से भी अगर हम दूध का बिजनेस करें तो कर सकते हैं, लेकिन एक गाय कितना लीटर, 5 लीटर 4 लीटर, देसी गाय की बात अगर करें तो 5 लीटर दूध देगी, तो वो बिजनेसमैन तो हम हो जाएंगे, लेकिन वह लाभ योग्य नहीं होगा। तो लाभ योग्य होने के लिए हमें कम से कम 10, 20, 25 गाय पालनी ही होगी, फिर हम कुछ उसका संग्रह कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं दान को। तो जहाँ तक मोती की खेती की बात है तो एक सीप के लिए 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और एक सितुआ पर आपकी बहुत ज़्यादा, अगर हर कुछ आप मार्केट से खरीदते हैं तो अधिकतम खर्च 25 से 30 रुपए से 40 रुपए तक आएगा पूरे साल का, 1.5 साल का। तो अब 4 लीटर पानी एक छोटे से शीशे के ग्लास में या प्लास्टिक के जार में रख के एक सीप से आप मोती का पालन शुरू कर सकते हैं। जितना ज़्यादा में करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपका है, आपकी क्या कैपेसिटी है उस पर करें। कितना आप कमाना चाहते हैं, जितना कमाना चाहेंगे उतना में करें। हमें कोई न तो सितवा बेचना है न निकोलियस बेचना है। जिनको बेचना होता है, बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो कहती हैं कि आप इतने का इन्वेस्टमेंट करो, हमारा आदमी जाएगा, ये सामान लगा देगा, ये सामान लगा देगा, ये सामान लगा देगा। पता चलता है जब रिटर्न की बात आती है तो मार्केट तो दिखा देते हैं, जिसकी विक्रय मूल्य में अधिकतम 100 रुपये कह रहा हूँ, वो तो 1000 से शुरू करते हैं।
कि आप सिप लगा लो और 1,000 रुपये पीस का मैं मोती ले लूँगा, और जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा आप फ़ोन करेंगे तो उनका फ़ोन नहीं, स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑफिस चेंज हो गया। उनको तो सिर्फ माल बेचना है, उनको सितुआ बेचना है, न्यूक्लियस बेचनी है, कमाने हैं। लेकिन यहाँ ऐसी बातें नहीं हैं। हमारा उद्देश्य अलग है, पर्ल फाउंडेशन का उद्देश्य अलग है कि रोजगार जनरेट करना। हम बिहार के लिए काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, ताकि लोग खुद से करें। मैंने पहले भी कहा कि आपके बगल में सीपियाँ हैं, आप वहाँ से लें, क्यों खरीदेंगे तो 12 रुपया 15 रुपया का आएगा। आप अपने यहाँ आसपास में थोड़ा मेहनत कर लेंगे या आसपास के मछुआरे को बोल देंगे तो रोजगार वहाँ भी जनरेट हो जाएगा। हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। आपके पास बैठकर आपने अपने पास के मछुआरों को बोल दिया कि हमको सीपियाँ दे दो, आप पहचान लिए, आप उसको पैसे दे दिए, तो जो बच्चे आवारागर्दी करते रहते हैं उनको तो रोजगार मिल गया ना। तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया कि उस बच्चे को रोजगार मिल गया, और आप उससे लेके जो सस्ता भी पड़ेगा अपने यहाँ कर सकते हैं, तो आपको भी रोजगार मिल गया। और जो ट्रेनिंग ले लिए हैं और कोई बड़ा प्लॉट में करना चाहते हैं, 2 एकड़ 5 एकड़, तो एक आदमी अधिकतम ज़्यादा ऑपरेशन करेगा तो पर डे 100 का ऑपरेशन कर सकता है। तो कोई आदमी अगर 5 एकड़ में करना चाहेंगे तो उनको तो स्टाफ की जरूरत होगी, तो वो तो स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो वहाँ भी रोजगार के अवसर हैं। अगर कोई प्रशिक्षण लेते हैं तो 5 एकड़ में करने के लिए उनको कम से कम 30 से 40 स्टाफ की आवश्यकता होगी, स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होगी, तो वहाँ रोजगार के अवसर हैं। अगर 3 रुपये ही उनको प्रति सीप ऑपरेशन का मिला, और लगभग 2.5-3 घंटे का काम है मॉर्निंग का, अगर वो कर लेते हैं तो 300 रुपये पर डे वो इधर कमा सकते हैं। फिर अगर कहीं मजदूरी करते हैं दिन में, वहाँ कर सकते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, कोई रोजी रोजगार करते हैं, अपनी खेती करते हैं, वो भी कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है तो वो भी कर सकता है। मोती की खेती एक ऐसी खेती है कि हर काम को करते हुए कर सकता है, कोई काम बाधित नहीं। यहाँ तक कि घर की महिलाएं भी कर सकती हैं, कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए, विकलांग नहीं हो कि हाथ पैर काम नहीं करे, नहीं तो कोई भी कर सकता है। इससे इजी दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा प्रणव जी, आपने जैसे बताया कि हम लोग अलग अलग एरिया अपने इच्छानुसार कर सकते हैं। अगर किसी के पास तालाब बनाने की जगह ना हो जी, अगर सिर्फ छत हो जी जी, या फिर आंगन हो, बिल्कुल, यहाँ पे वो टैंक वगैरह तो बना सकते हैं या वो पानी की टंकी रख सकते जी हैं, जी, तो क्या इस तरह वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि आगरा की एक महिलाएं बहुत ज़्यादा जीनियस थी, कुछ करना चाहती थी, तो घर वाले उनके परेशान करते रहते थे, नहीं बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बाद में उसने डिसीजन लिया कि मैं मोती की खेती करूँगी, और घर में आंगन में उन्होंने टैंक में लगा के 1 साल में 80,000 रुपये मुनाफा कमाए, घर की महिलाएं। अब उस संस्कृति को सोचें कि जहाँ घर से बाहर महिलाओं को जाना मना है, वह घर में मोती की खेती करके टैंक में 80,000 कमाया। तो ये तो एक उपलब्धि है। यानी साथियों, हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग इसमें अगर आप बड़े लेवल पे करते हैं तो आप अच्छे जगह अगर आपके पास है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा यानी 2,000 4,000 6,000 जो भी स्क्वायर फीट है, नहीं है आपके पास छोटा जगह है, छत है जो 500-1000 स्क्वायर फीट का भी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसा अभी प्रणव जी ने बताया कि मोदी जी ने भी अपने मन की बात में को रखा था, और जिन के बारे में उन्होंने बताया था वो भी बिहार के ही हैं, बेगूसराय के जयशंकर सिंह हैं, उनके बारे में बताया था कि किस तरह उन्होंने इसको स्टार्ट किया। उन्होंने भी वो भी तालाब में ही करते हैं, जयशंकर सिंह जी बेगूसराय के हैं, वो भी तालाब में ही करते हैं। तो आप जब जहाँ भी प्रशिक्षण लें वहाँ ये चीज़ ज़रूर देखें कि आपके पास जो तालाब, जिसको फ्रेश वाटर भी कहते हैं हम लोग, वहाँ से भी हो सकता है, या फिर जो आप घर में टैंक के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ये दोनों का आप ज़रूर इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि आप दोनों विधि को सीख सकें, जिससे अगर आप ना भी करना चाहें, आप स्किल्ड हो जाएं, तो अपने आस पड़ोस के लोगों को स्किल्ड कर सकें। अब हम आगे चलते हैं
या अभी हमने जाना कि प्रशिक्षण कितने दिनों की होती हैं, कितनी प्रकार की मोतियाँ होती हैं। 52 प्रकार की मोतियाँ होती हैं, जिनमें 3 प्रकार के में नहीं नहीं, 52 प्रकार के सीप होते सीप हैं। होते हैं, जी जी सॉरी, जी। क्षमा चाहूँगा। 52 प्रकार के सीप होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के सीप होते हैं जिनसे हम मोती पालन कर सकते हैं, जो हमारे आसपास में उपलब्ध हैं। इन मोतियों के बारे में हमने जाना। अब हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि इन 3 प्रकार की जो मोतियाँ हैं, उसको आप कैसे थोड़ा सा तीन पहचान करें। प्रकार की सीप हैं। सीप हैं, 3 जी जी। प्रकार की सीप हैं, उनको हम कैसे पहचान करेंगे। थोड़ा इसमें किस क्षेत्र में क्या क्या कठिनाई होती हैं। अभी हमने अच्छाई की बात तो बहुत कर ली, अब थोड़ी कठिनाई की बात करेंगे। इस क्षेत्र में क्या क्या कठिनाई होती हैं, किन किन कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ता है, इस पे अभी ब्रदर जी चर्चा करेंगे। और मोती की पहचान कैसे करते हैं, सीप की पहचान कैसे करते हैं, इसकी वो चर्चा करेंगे। तो सीप की पहचान की बात है, तो जब तक तीनों सीप रहेगा नहीं सामने तो नहीं देख पाते हैं। समझाना थोड़ा मुश्किल सा होगा, क्योंकि उसकी है कि किसी में पीले धारी होते हैं। जो उसका मुख साइड होता है उसमें पीले धारी होते हैं। कुछ लंबा और चपटा होता है, कुछ का भाग थोड़ा उठा हुआ होता है, और कुछ होता है छोटा साइज होता है और गोल साइज होता है। तो ये 3 तरह की सीपियाँ, जिसका 3 तरह के साइज हैं। लाइफ लगभग 6 से 8 ईयर का तीनों का होता है। जहाँ तक गोल मोती की बात है, तो गोल मोती के लिए पेरेसिया कोरुगोटा, जो छोटे साइज में थोड़ा गोल टाइप में होता है, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। क्षमा चाहूँगा, बीच में थोड़ा नेटवर्क का इशू है। अभी हम लोग थोड़े ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो इस कारण से नेटवर्क की वजह से हमारा हो जाता है कोई। चलिए, बाधाएं तो आती रहती हैं। बाधाएं, अच्छी चीज़ को करते वक्त बहुत सारी बाधाएं आते हैं। तो अभी हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि उन जो मोती पालन में क्या क्या बाधाएं आती हैं, और हम लोग उसको किस तरह से दूर करेंगे। और हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति अगर अ, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके 5,000 महीने का। और एक चीज़, हाँ, मैं आप दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रणव जी ने भी बताया कि इसमें थोड़ा समय लगता है, तो ये ध्यान रखना है। इस पे वो फिर से बताएंगे कि मोती पालन में कितना समय लगता है। दूसरा, इसको क्या हम साइड बिजनेस के रूप में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पे भी वो रोशनी डालेंगे। पहले तो इन 2 चीज़ों पे रोशनी डालते हैं। प्रणव जी कहते हैं कि इन 2 चीज़ों पे रोशनी डालें। इसमें कितने दिन लगती हैं, यानी समय कितना लगता है इस पूरे एक पहले उत्पादन में। और दूसरा, इसको हम साइड बिजनेस पे ले जा सकते हैं कि नहीं। और तीसरा, और अन्य कठिनाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रणव जी। देखिए, जहाँ तक आपने कठिनाई की बात की, तो इसमें कोई कठिनाई मुझे नहीं दिखता, सिर्फ मोर्टिलिटी को छोड़कर। अगर लोग सफल तरीके से ऑपरेशन करें और सुपरविजन करते रहें, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसके लिए तालाब से उनका रिलेशन जानना होगा, तालाब के स्वास्थ्य के बारे में जानना होगा। और जब तालाब का स्वास्थ्य जान लेंगे, जीते तो हम भी हैं, मरते तो हम भी हैं। हम तो बिना डिजीज के मर रहे हैं आज के डेट में। और डिजीज होता है तो दवा लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन मरना तो सुनिश्चित है लोगों का। उसी तरह अगर हम तालाब से रिश्ते बना लें, तो हम डिजीज पर नियंत्रण पा सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारा सितुआ भी स्वस्थ रहेगा। नहीं स्वस्थ रहेगा, हमारा वातावरण खराब रहेगा, हम भी मर जाएंगे। एकमात्र परेशानी यही है कि उसको हम मरने से बचाएं, और इसके लिए तालाब के स्वास्थ्य का हमें पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। जहां तक बात आती है कि इसको साइड बिजनेस लेकर चलना, तो ये तो ऑलरेडी एक ऐसा काम है कि आप जो भी काम कर रहे हों, चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, सर्विसमैन हो, बिजनेसमैन हो, सारे कामों को करते हुए आपका फिजिकल वैल्यू, आप इतना माने कि आप एक चाय ले रहे हैं हाथ में, पीते पीते अपने तालाब में, अपने टैंक पे गए, और आपने देख लिया कि आपके वाटर का हेल्थ सही है, दैट्स ऑल। ये सुपरविजन हो गया।
इतने ही प्रतिदिन का आपका समय जाना है ऑपरेशन के बाद। जब आपने ऑपरेशन करके अगर प्लांट कर दिया है टैंक में या तालाब में, तो इसके बाद आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। सिर्फ जाना है, चाय लेकर वहीं खड़ा होकर पीना है, अपने तालाब से बात करना है कि हाँ भाई तुम ठीक हो, वह कह देगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, दैट्स ऑल। फिर आप अपने ऑफिस जाइए, घर के काम करते रहिए। जहां तक आय की बात की इन्होंने, तो एक सामान्य सी बात है कि अगर हम 5,000 सीप से कैलकुलेशन करते हैं, 5,000 सीप अगर हम लगाते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंस आता है। तो 2 लाख रुपए का एक्सपेंस आता है ओवरऑल, हर कुछ लेकर, वाटर से लेके उसका सुपरविजन कॉस्ट तक अगर हम सब कैलकुलेट कर दें तो 2 लाख का है। तो 5,000 सीप अगर हमने पाला तो 10,000 मोती आएगा। मतलब एक सीप में 2 मोती आते हैं। ये मैं जानकारी दे दूं, एक सीप में 2 मोती आते हैं, एक इसका भर में, एक इसका भर में। तो 10,000 मोती आ गया। तो 10,000 मोती को अगर हम 100 रुपए से कैलकुलेट करें तो 10 लाख रुपए हो जाता है। अब 10 लाख में 2 लाख प्रिंसिपल अमाउंट को हम लेस कर दें तो 8 लाख रुपया हमें 12 से 18 महीने में मिले। और 8 लाख को अगर हम मंथ में हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? करीब हमें 70-80 हजार रुपए के प्रति बीच महीने में आ जाएगा। आएंगे। अब बैक थोड़ा सा कि मोर्टिलिटी से हमें बचाना है। अगर अभी तक तो हमारा 20% तक जा रहा है, क्योंकि हम नए नए जो ट्रेनिंग लेते हैं उन पर रिस्क खेलता हूँ, भैया आके अपना हैंड फ्री करो, तो 20% तक जा रहा है। किसी भी व्यवसाय में 20 से 25% मॉर्टिलिटी जाती ही जाती है। इसमें तो अभी चूंकि रॉ हैंड आते हैं तो 20% जाता है, बाद में 10% तक जाएगा, 10% तक जाएगा ही जाएगा। खूब ज्यादा डैमेज हो, आप कल्पना कर लें कि बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, हम लोग तो बिहारी में ठट्ठ भाषा में बोलते हैं कि दह गेले, मतलब 50% अगर आपका डैमेज हो गया, यहां तक मान लें, तो भी आपको 4 लाख रुपए साल के आ गए। 8 लाख आनी चाहिए थी, 50% डैमेज हो गया तो 4 लाख आया आपका प्रिंसिपल अमाउंट काटने के बाद। अगर 4 लाख रुपए आ गया तो हम महीने का कैलकुलेट कर लें कि हमें कितना मिल गया। और 5,000 सीप इंस्टॉल करने के लिए 2 कट्ठा काफी, 2 से 2.5 कट्ठा में कर सकते हैं, 3 कट्ठा में कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा बड़ा करेंगे इतना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, और खुद नहीं लोगों को रोजगार भी क्रिएट आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1 एकड़ का तालाब, तो मैं सोचता हूँ एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 200 से 250 हैं। अभी तक पूरे बिहार का जो मेरे पास सर्वे है, तो लगभग 1.5 एकड़ 2 एकड़ का हर डिस्ट्रिक्ट में 100-150 तालाबें हैं। अगर उसमें हम लोग काम करना शुरू करें तो एक तालाब में कम से कम 10 स्किल्ड वर्कर लगेगा, 10 दिनों का काम होगा उसका। तो एक डिस्ट्रिक्ट में ही कम से कम 500-600 एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। और लोग फाइनेंस के लिए भी आज के डेट में जुड़ रहे हैं, उनके पास तालाब है, वो चाहते हैं, हमसे बातचीत हो रही है कि हमारे यहाँ की इंस्टॉल करा दें। लेकिन आज हमारे पास इतने स्किल्ड वर्कर नहीं है कि हम उनको वहां भेज दें। अगर जो गरीब लोग हैं, खुद नहीं करना चाह रहे हैं, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, टैंक लगाने की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर वह स्किल्डफुल हैं, ट्रेनिंग प्राप्त है, कहीं से भी किए हुए हों, तो आए हमारे पास जॉब है, हम उनको भेज देते हैं कि आप वहां जाके ऑपरेशन कर दीजिए, उनको पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम रोजगार को भी इस क्षेत्र में और स्वरोजगार को भी इस क्षेत्र में हम डेवलप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही प्रणव जी ने, और हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि रोजगार और स्वरोजगार कैसे उपलब्ध हो। जीवन रक्षक की टीम हमेशा इस पर तत्पर रहती है कि अलग अलग क्षेत्र के अच्छे अच्छे लोगों से उनका परिचय प्राप्त कराया जाए, अपने सभी व्यूअर्स को, और उनसे क्या लाभ लिया जा सकता है उस पर भी चर्चा किया जाए। अब अंतिम में इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं।
तो प्रणव जी से कहूँगा कि एक बार पुनः वो अपना संस्था का नाम और यहाँ का पता और अपना मोबाइल नंबर दे दें, जिससे अगर हमारे व्यूअर्स चाहें उन्हें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना या फिर अन्य किसी समस्या के लिए, तो वो उनसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रणव कुमार हूँ। मेरा नंबर है 9540146646। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 9540146646। इसी पर व्हाट्सएप भी है। अगर आप कोई भी कहीं कर रहे हैं या करना चाहते हैं या अगर कोई परेशानियां आ रही हैं, तो आप 24 घंटे इस नंबर पर मदद अपनी जानकारी अनुसार मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। यथासंभव मैं सिफा से भी आपके साइंटिस्टों से विचार लेकर आपको उपलब्ध कराता हूँ। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा साधना सा कार्य करता हूँ, वो है पर्ल फाउंडेशन, बुलाकीपुर, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी का। और मैं हार्दिक इनका अभिनंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ कि जीवन रक्षक के लिए इन्होंने इतना समय, और बिहार के लोगों के लिए और अन्य राज्यों के लोग जो देख रहे हैं हमारा पेज, आजकल अन्य राज्य के लोगों को भी द्वारा देखा जा रहा है, और बहुत सारे लोग जो रोजगार सृजन से कार्यक्रम में जो जिले में अधिकारी हैं उनके द्वारा भी देखा जा रहा है। तो प्रणव जी का इतना कीमती समय देने के लिए हम बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सभी दर्शकों से हम कहना चाहते हैं कि आपके लिए कोई भी अगर कोई समस्या हो, कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हो, तो वो जीवन रक्षक के पेज में कमेंट भी कर सकते हैं। हम अन्य इनसे भी जो भी, अगर आप इनसे कांटेक्ट ना कर पा रहे हो या नंबर नोट कर पाए हो, तो जीवन की रक्षक टीम आपकी इसमें भरपूर सहयोग करेगी। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे हम समाप्त करते हुए आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद। फिर एक बार प्रणव जी, आए हम लोग मोती की खेती करके कुछ बेहतर करें बिहार के लिए, बेहतर बिहार के लिए, बेहतर बिहार के सपने को साकार करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।